हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आज हम देखेंगे 14 मई का करंट अफेयर। आज जितने भी करंट अफेयर बन सकते थे मैंने उसे शामिल किया है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज का इम्पोर्टेंस पॉइंट। आज जो भी सारी घटनाएं घटी है देश दुनिया में, उसे एक झलक देख लेते हैं। तो सबसे पहले 14 मई 1948 को इजराइल को स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। आज ही के दिन 1948 में इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ठीक है ना। ये काफ़ी पावरफुल देश है आज के समय में, और ये एकमात्र देश है यहूदियों का। ठीक है, ये यहूदियों का एकमात्र देश है। तो इस देश की राजधानी जो है वो जेरूसलम है। ठीक है। वैसे जेरूसलम एक विवादित स्थल भी है, वह है गाजा और इज़राइल के बीच का, जो हमेशा लड़ाई की वजह बनता है। ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है 22,072 वर्ग किमी है। देश की आधिकारिक भाषा यहूदी है और इसकी करेंसी जो है न्यू इजरायली शेकेल है। वर्तमान प्रधानमंत्री इनके जो है बेंजामिन नेतन्याहू हैं और इस देश को 11 मई 1949 को संयुक्त राष्ट्र की सदस्य प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो आज के दिन में इजराइल जो है वो बहुत ही पावरफुल देश है। ठीक है ना। टेक्नोलॉजी के मामले में इसका जो आज का जो टेक्नोलॉजी है आयरन डोम, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये देखिए, ये है उसका मैप, जिसमें ये जो रेड कलर है वो इज़राइल है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गाजा स्थित है, और यहीं से वो इज़राइल पे काफ़ी हमले करता है। ठीक है। आगे 14 मई 1973 में यूएस ने स्काई लैब को लॉन्च किया था। ठीक है, जिसकी लंबाई 118 फीट लंबा और 77 टन वजन वाला था। ये पहला अमेरिकी अंतरिक्ष स्टेशन था जो पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में लॉन्च किया गया था। तो स्काईलैब है क्या? स्काईलैब जो है वो पहला संयुक्त राज्य अंतरिक्ष स्टेशन था जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था मई 1973 में, और फरवरी 1974 के बीच लगभग 24 सप्ताह तक रहा था। इसे तीन अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा संचालित किया गया था। ठीक है, 3 अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा संचालित किया था, जिसमें स्काईलैब 2, स्काईलैब 3 और स्काईलैब 4 थे। प्रमुख संचालन में एक कक्षीय कार्यशाला था, एक सोलर वेधशाला, पृथ्वी अवलोकन और सैकड़ों प्रयोग में शामिल थे। ठीक है। तो बेसिकली अंतरिक्ष स्टेशन होता क्या है? तो एक अंतरिक्ष स्टेशन एक अंतरिक्ष यान है जो एक विस्तारित अवधि के लिए कक्षा में मानव दल का समर्थन करने में सक्षम है, और इसीलिए यह एक प्रकार का अंतरिक्ष आवास भी है। तो अंतरिक्ष स्टेशन एक अंतरिक्ष यान है या फिर अंतरिक्ष आवास है। इसमें प्रमुख प्रणोदन या लैंडिंग सिस्टम का अभाव होता है। एक कक्षीय स्टेशन या कक्षीय स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन एक कृत्रिम उपग्रह होते हैं। ठीक है। तो इसे जो है वो नासा द्वारा लॉन्च किया गया था 14 मई 1973 में। वो लॉन्च किया गया था कैनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है, जो फ्लोरिडा में है। और इसके थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसके नासा का जो पहला अध्यक्ष रहे हैं वो है ड्वाइट आइजनहॉवर। ठीक है। और अभी करंट जो है वो बिल नेल्सन है, और नासा का स्थापना 19 जुलाई 1958 में हुआ था। तो स्काईलैब एक जो होता है वो अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक है, जो करीब करीब ऐसा दिखता है। ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक अंतरिक्ष स्टेशन को चलाने के लिए सोलर पैनल है जो पावर सप्लाई देता है। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल लैब्स है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए माइक्रो मेटेरियोड शील्ड है यहाँ पे, यानी कि बाहरी जो है एस्ट्रॉइड से बचाने के लिए इसे स्लिप कंपार्टमेंट है, यानी सोने के लिए यहाँ कंपार्टमेंट्स भी हैं।
और वार्ड रूम है, वेस्ट कंपार्टमेंट भी है, यानी जो भी फैसिलिटी है सारे फैसिलिटी यहाँ पे है, ठीक है ना, जो एक घर में होता है। आगे देखते हैं। आज ही के दिन 14 मई 1963 को कुवैत को संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया था, ठीक है। और आज ही के दिन 14 मई 1996 में पहला चेचक का टीका लगाया गया, जो ब्रिटिश चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने एक 8 वर्षीय चेचक रोगी को सफलतापूर्वक टीका लगाया था, ठीक है ना। तो एडवर्ड जेनर ही हैं चेचक के टीके का खोजकर्ता, ठीक है। देखिए, एक होता है वैक्सीन। वैक्सीन जो शब्द है वो वैका से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गाय, ठीक है। और आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मदर्स डे, तो सबको हैप्पी मदर्स डे, ठीक है ना। तो मदर्स डे मनाया क्यों जाता है? मदर्स डे जो है अमेरिका में एक अवतार लिए थे जिसका नाम था अन्ना जार्विस। इसके द्वारा 1908 में मदर्स डे की शुरुआत किया गया था। और मदर्स डे 1908 से 1914 तक आते आते एक अमेरिका ने इसे आधिकारिक अवकाश घोषित कर दिया गया, ठीक है। पर जार्विस को छुट्टी में व्यावसायीकरण अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपना बाकी जो जीवन है इससे उस छुट्टी को हटाने की कोशिश में उन्होंने लगा दिया। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण घटना जो आज के दिन घटे थे, जो 14 मई को घटा था पूरी दुनिया में, ठीक है। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर, ठीक है। तो आज का पहला करंट अफेयर्स ये है कि डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में किस मंत्रालय ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में सबसे पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? वह है खाद्य अनुसंधान एवं उद्योग मंत्रालय ने, ठीक है। तो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट होता क्या है? यह मूल्यांकन केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं सहित नीति आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें जो मूल्यांकन किया जाता है उसमें टोटल 6 प्रमुख विषय होते हैं, जिसमें होता है डेटा निर्माण, डेटा गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डेटा विश्लेषण, उपयोग का प्रसार, डेटा सुरक्षा, मानव संसाधन क्षमता और मामले का अध्ययन। तो इसमें इन सारे विषयों को शामिल किया जाता है। वहीं पे पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय यानी कि MoPSW को दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। कर्नाटक राज्य में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने ज़्यादा सीट हासिल कर सत्ता पर कब्जा कर लिया है? वह है कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव को जीत लिया है, ठीक है। जिसने भारतीय जनता पार्टी जो पहले वहाँ पे शासन करती थी उसे हटा दिया है। तो इस चुनाव में सबसे ज़्यादा कांग्रेस को 136 सीटें मिले हैं। उसके बाद भारतीय जनता दल को 64 सीटें मिले हैं और सेकुलर जनता दल को 20 सीटें मिले हैं। और अन्य उम्मीदवार जो हैं उनको 4 सीटें मिले हैं। तो बहुत दिन के बाद कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आई है किसी राज्य में। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य के परिवहन विभाग ने वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए शिकागो विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह है दिल्ली। दिल्ली के जो परिवहन विभाग है वो वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए शिकागो विश्वविद्यालय के साथ ज्ञापन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। आगे, अमेरिका का कौन सा राज्य नस्लीय भेदभाव को प्रतिबंधित करने पर कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया स्टेट में नस्लीय भेदभाव को प्रतिबंधित करने पर कानून बनाया गया है। ऐसा करने वाला यह अमेरिका का पहला स्टेट बन गया है। किस खिलाड़ी के जन्मदिन को अखिल भारतीय फुटबॉल संघ AIFF ग्रास रूट डे के रूप में घोषित किया गया है? वह है प्रदीप कुमार बनर्जी।
प्रदीप कुमार बनर्जी के जन्मदिन पर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ग्रास रूट डे के रूप में मनाने की घोषित किया गया है। तो प्रदीप बनर्जी हैं को प्रदीप बनर्जी जो है वो प्रदीप कुमार बनर्जी वो 1960 के रोम में हुए ओलंपिक के कप्तान रहे हैं, फुटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं, ठीक है ना। तो उस समय जो है वो भारतीय फुटबॉल टीम ने आखिरी बार क्वालिफाई किया था ओलंपिक में, और उस ओलंपिक में वे छठे पोजीशन पे रहे थे, ठीक है। तो प्रदीप कुमार जो थे वो 1960 के रोम में हुए ओलंपिक के भारतीय टीम फुटबॉल टीम के कप्तान रहे थे, और भारतीय टीम आखिरी बार किसी ओलंपिक में क्वालिफाई किया था, और उस ओलंपिक में यानी रोम ओलंपिक 1960 में हुआ था, उसमें वो छठे स्थान पर रहे थे। आरबीआई ने लावारिस नकद जमा की पहचान करने और हल करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो वह है 100 दिन 100 भुगतान अभियान। 100 दिन 100 भुगतान अभियान जो है वो लावारिस नकद जमा की पहचान कराने और इसकी समस्या को हल करने के लिए किया गया है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो बैंकों द्वारा प्रत्येक जिले में शीर्ष 100 लावारिस जमाओं की पहचान करना और उनका निपटारा करना है, और इस तरह की जमा राशि को उनके सही मालिकों तक लौटाना है। तो 100 दिन 100 भुगतान अभियान का जो उद्देश्य है वो ये है कि हर एक ज़िले में जो है वो 100 लावारिस जमाओं को यानी बैंक खातों को पहचान की जाएगी और उसे सही मालिकों तक लौटाया जाएगा। आगे, किस खिलाड़ी को FWA फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया है? ठीक है, तो वह है एर्लिंग हॉलैंड। एर्लिंग हॉलैंड को फुटबॉल वर्ल्ड एसोसिएशन फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये एर्लिंग हॉलैंड है कौन? वह मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर हैं जो 2022 और 2023 के सीजन के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर में फुटबॉल राइट एसोसिएशन चुना गया है, जो आर्सेनल के बुकायो साका हॉलैंड के बाद दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले जो है वो एर्लिंग हॉलैंड है, उसके बाद दूसरे पोजीशन पर है वो बुकायो साका है। तो एर्लिंग हॉलैंड ने अब तक के सभी प्रतियोगिताओं में 47 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 51 गोल किए हैं, ठीक है। तो WFA फुटबॉल ऑफ द ईयर जो है वो एर्लिंग हॉलैंड को चुना गया है। अगला, किस रिसर्च सेंटर ने न्यू फोटोनिक मेमोरी विकसित की है? तो इसने विकसित की है वो है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस ने। ये भारतीय रिसर्च सेंटर है, ठीक है ना, जो बेंगलुरु में है। इसने हाल ही में टिन ऑक्साइड टिल्टेड नैनो रोड एरेज पर आधारित एक फोटोनिक मेमोरी विकसित की है, ठीक है। इस लैब के अनुसार इस प्रणाली का उपयोग ऑप्टिकल और विद्युत आवेगों के गुणों को संशोधित करने और उच्च घनत्व उच्च प्रदर्शित कंप्यूटिंग सिस्टम विकसित करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो न्यू फोटोनिक मेमोरी का जो आविष्कार किया गया है वो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस द्वारा किया गया है। अगला, ये काफ़ी धमाकेदार खबर है। ट्विटर ने अपना नया CEO नियुक्त किया है और वो हैं लिंडा याकारिनो। लिंडा याकारिनो को ट्विटर ने अपना नया CEO लॉन्च किया है, इन्हें नियुक्त किया है। इससे पहले एलन मस्क खुद ही थे। एलन मस्क जो है वो बॉस हैं ट्विटर के। इन्होंने हाल ही में ट्विटर को ख़रीदा था पराग भैया से, ठीक है। तो ट्विटर के नया CEO जो है वो लिंडा याकारिनो है, ठीक है। अगला, अमेरिका ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वैश्विक महिला मुद्दों के लिए अमेरिकी विदेश विभाग के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? वह है गीता राव गुप्ता। गीता राव गुप्ता को अमेरिका ने
वैश्विक महिला मुद्दों के लिए अमेरिकी विदेश विभाग के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो वो है गीता राव किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और इसका लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।